नमस्कार, मैं हरदीप सिंह, फिजिक्स लेक्चरर एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिहार बाड़मेर। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा जो +2 क्लास का लेक्चर चल रहा था, हमने 3 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट कर दिए। पहले लेक्चर के अंदर हमने आपको सारा सिलेबस बताया था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने आवेशों के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा था। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने आवेश संरक्षण का सिद्धांत और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की स्टडी की थी। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ऐसा नियम पढ़ाएंगे जो नियम जब तक आप +2 की क्लास पढ़ोगे, बीएससी पढ़ोगे, मास्टर पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तब तक आपको वो क्या आना है, काम आना है। तो आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कूलाम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले नाम से आपको विदित रखना है कि कूलाम का नियम जो है वो हम विद्युत क्षेत्र के लिए करवा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी कूलाम का नियम होता है, वो अलग होता है। विद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं, और कूलाम का जो नियम है वो नाम से पता चल रहा है, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कूलाम के नियम को इंट्रोड्यूस किया, और इसी के नाम पर आवेश का मात्रक भी पढ़ा। और आवेश का मात्रक आपको पता है बच्चों सबको, आवेश का मात्रक पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको C से लिखते हैं। एक बात और बता दूं, कूलाम जो है वो कोई मूलभूत मात्रक नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं? चलो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। आज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, सातों की सातों 11वीं में आपने पढ़ी हैं, फिर भी थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है, +2 में बहुत काम आएगी। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए, फंडामेंटल यूनिट पहली आती है लंबाई। लंबाई पहली फंडामेंटल इसकी क्या है, मूलभूत राशि। ये मात्रक मीटर हो जाता है, ठीक है। इसको मीटर सेंटीमीटर में भी मापते हैं। सेंटीमीटर CGS में होता है, मीटर MKS में होता है। उसके बाद आ जाता है समय T, उसका आपको पता है सेकंड के अंदर आप बात करते हो। लंबाई, समय, उसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान कैपिटल M से लिखते हो, उसको किलोग्राम और ग्राम में बात करते हो। MKS में किलोग्राम, CGS में ग्राम में बात करते हो। फिर बात करते हो तापमान की या ताप की, तो तापमान की बात करते हो। टेम्परेचर, और टेम्परेचर को केल्विन में आप मेज़र करते हो। केल्विन इसका MKS मात्रक है, याद रखना। ताप को मापने का डिग्री सेंटीग्रेड भी मात्रक है, लेकिन केल्विन जो है वो इसका MKS मात्रक है, याद रखना है। क्योंकि कई बच्चे डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कैलकुलेशन रॉन्ग मानी जाती है बोर्ड के अनुसार। तो इसलिए केल्विन में आपको कैलकुलेशन करनी है, कभी भी करो। तो तापमान। उसके बाद आपके पास आती है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा जो होती है वो किस में तोली जाती है? देखिए, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल होता है, MOLE, मोल। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक और चीज़ बताने वाला हूँ मैं। एक जो मोल होता है उसमें कितने, जैसे किसी ने आपको कह दिया कि 1 मोल नमक ले आइए, तो 1 मोल नमक में कितने अणु हैं, कोई पूछ ले। NaCl होता है नमक, नमक के कितने अणु हैं 1 मोल में? तो आपको याद रखना है अवोगाद्रो संख्या होती है, वो क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या। 6.023 × 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 अणु होते हैं प्रति मोल। 1 मोल के अंदर 6.023 × 10 की पावर 23 अणु होते हैं। ये बात याद रखनी है हमेशा, इसको कभी नहीं भूलना, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। तो 1 मोल से बात क्लियर होगी आप सबको, ओके। 1 मोल में 6.023 × 10 की पावर 23 अणु होते हैं। ये अवोगाद्रो संख्या होती है, इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं तो पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं? मोल के अंदर मापते हैं। उसके बाद आती है तीव्रता, और तीव्रता जो होती है उसको मापने का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? उसको कैंडेला CD से लिखते हैं। देखिए, ये 6 तो हैं जो लगभग लास्ट ईयर काम में आए हैं, लेकिन 7वां जो है जिसका इस साल यूज़ होना है वो कूलाम नहीं है, वो कूलाम नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ कूलाम मूलभूत मात्रक नहीं है। तो मूलभूत मात्रक कौन है? मूलभूत मात्रक है विद्युत धारा का मात्रक, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर A, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर जो होता है वो मूलभूत मात्रक। और विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर, यानी कि Q/T। धारा को I से लिखोगे, पिछले साल पढ़ा है आपने, I = Q/T, Q = I × T। चले थे कूलाम के नियम से कहाँ पहुँच गई? बेसिक चीज़ है, इसको नोट करते जाइए साथ साथ। Q = IT, I का मात्रक क्या है? एम्पियर, T का मात्रक क्या है? सेकंड।
इस क्यू का सी कूलाम, यानी कि कूलाम बराबर एम्पियर गुणा सेकंड, कूलाम बराबर एम्पियर गुणा सेकंड, ये आप लिखते हो। तो इसकी वीमा भी लिख सकते हो, कूलाम की वीमा, कूलाम की वीमा, कूलाम की वीमा क्या लिखोगे, एम्पियर की वीमा m0 l0 t0 a1 पूरा लिखा करो। कई बच्चे सीधा a1 लिख देते हैं, किताबों में लिखा आता है सीधा a, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने के लिए पूरा लिखो ताकि कोई गलती ना हो। अब समय के लिए क्या होगा, t1, तो t1 0 + 1 1, तो कुछ भी नहीं, क्या मिल गया, m0 रहेगा, l0 रहेगा, t0 + 1 1 हो जाएगा, a1 रहेगा। तो ये इसकी वीमा हो गई। कूलाम की वीमा क्या होती है, m0 l0 t1 a1। ये कल बताने वाला रह गया था पिछले लेक्चर के अंदर, तो ये आपके पास आ गया कूलाम की वीमा। तो ये कुछ बेसिक था, इसके बारे में ध्यान रखिए। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ और स्क्रीनशॉट में इंक्लूड कर लेना, ये बेसिक है, नोट लगा के सारा लिख लेना। 1 माइक्रो कूलाम, 1 मिली कूलाम और 1 नैनो कूलाम बता चुका हूँ मैं। कमेंट करके मुझे इन तीनों की वैल्यू लिख के बतानी है आपको। देखूंगा कितने बच्चे इसको समझे हैं, कितने बच्चों ने इसको पढ़ा है, तो कमेंट में पता चल जाएगा मुझे। 1 मिली कितने कूलाम के बराबर होता है, 1 माइक्रो कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है, नैनो कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है। और एक और काम है आपके लिए, एक फेम्टो क्या चीज़ होती है, एक फेम्टो में 10 की पावर ऊपर क्या लगाऊं, -11 लगाऊं कि -12 लगाऊं कि -13 के -15 के -18, ये भी कमेंट करना। एक फेम्टो कितना होता है ये भी आपको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कूलाम का नियम अपने अच्छे से पढ़ते हैं। ओके डन। अब बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखो, सीधी सी बात है भाई, कोई आदमी है, ठीक है, उस आदमी का खुद का कोई क्षेत्र होता है। जैसे कोई आदमी है, उसका घर है, जैसे उसके घर पे आप जाओगे तो आपको क्या अनुभव होगा, कुछ बल का अनुभव होगा। आपका खुद का घर है, आपके खुद के घर में कोई आपको लग रहा है, डर लग रहा है किसी का, कोई डर नहीं है, मस्ती से घूमते हो। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अंदर जब दूसरा व्यक्ति आता है तो वो बल का क्या करता है, अनुभव करता है। इसी तरीके से अगर कोई आवेश यहाँ पड़ा है, कोई आवेश पड़ा है यहाँ Q1 प्लस Q1, आवेश प्लस ले दे सकते हो, माइनस ले सकते हो। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, समान आवेशों के बीच में, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों ही प्लस Q1 और प्लस Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के, एक माइनस का Q1 है, एक प्लस का, एक माइनस है एक प्लस है, Q2 ले दो, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसी तरीके से अगर दोनों माइनस के हों, माइनस का Q1 माइनस का Q2, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। बात कर रहे थे यहाँ पर, पता सबको है कि एक आवेश जो है उसका एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आता है ना, तो इसकी मर्जी है, चाहे तो उसको बेली बना ले और चाहे उससे दुश्मनी मोल ले ले। अब वो निर्भर करता है कि आने वाला इसका दोस्त बनना चाहता है कि दुश्मन। अगर आने वाला आवेश बिल्कुल कैसा है, इसके जैसा है। अब देखिए, एक ही जगह पे दो एक जैसे आदमी, एक जैसे पावर वाले आदमी नहीं टिक सकते, एक दूसरे को कुर्सी से नीचे उतारने का प्रयत्न जारी रखते हैं। ये भी प्लस, इसके पास भी आए प्लस, समझ रहे हो कि नहीं, ये भी प्लस, इसके पास भी प्लस। क्या एक कुर्सी पे 2 CM बैठते हैं? नहीं। तभी तो 5 साल बाद लड़ाई होती है सत्ता की, कि एक ने दूसरे को उतारना है, वही होता है। अगर दोनों समान आवेश हैं, दूसरे के एक दूसरे के शरीक हैं, बिल्कुल बराबर की सत्ता टक्कर है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगे कि नहीं। एक कमज़ोर है और एक मजबूत है, प्लस वाला मजबूत है, माइनस वाला कमज़ोर है, तो दोनों आकर्षित करेंगे। इसको पॉजिटिविटी चाहिए, इसको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करवा सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, अगर दो आवेश हैं, एक प्लस Q आवेश और दूसरा आवेश माइनस Q, फिलहाल मैं केवल परिमाण लिख रहा हूँ दोनों का। देखिए, मैं चार्ज प्लस माइनस नहीं लगा रहा, केवल परिमाण लिख रहा हूँ। ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं,
चारों पॉसिबिलिटीज़ की बात मैं नहीं कर रहा, केवल परिमाण लिख रहा हूँ। परिमाण का मतलब कि इसका मुझे प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, प्रकृति की बात नहीं कर रहा। तो देखिए दोनों को मैंने r दूरी पर रख दिया, दोनों को मैंने कितनी दूरी पर रख दिया, r दूरी पर रख दिया। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। क्या बल लगेगा? वो लगेगा विद्युत बल। कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल। अगर ये होते चुंबक के ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, साउथ दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, तो इनमें नॉर्थ साउथ आकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण, साउथ साउथ प्रतिकर्षण, यू नोज इट वेरी वेल। लेकिन ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, दो समान है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। ओके, बात विद्युत बल की कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो विद्युत बल लगता है उसको F से लिखेंगे, वो समानुपाती होता है दोनों के परिमाण के गुणनफल के। देखिए यहाँ मैं परिमाण कह रहा हूँ बार बार, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि Q1 Q2 जो है वो प्लस माइनस साइन नहीं ले रहा, परिमाण ले रहा हूँ, क्योंकि जब इनका चिन्ह ले लिया जाएगा तो वो सदिश रूप बन जाएगा कुलाम के नियम का, और उसका अलग लेक्चर होगा, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी। कुलाम के नियम का सदिश रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत आसान सा, देखते जाइए। विद्युत बल आपको निकालना है तो F बराबर, F समानुपाती होता है किसके? दोनों के गुणनफल के, नंबर 1। और F व्युत्क्रमानुपाती एंड F व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के। जितना इनको दूर करते जाओगे उतना बल इनके बीच में कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जितना इनका परिमाण होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा। 1 तथा 2 से, अब इसका कथन लिखना पड़े आपको कि कुलाम के नियम का कथन लिखो, तो क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कुलाम बल या विद्युत बल, दोनों आवेशों के, ऐसे उतार लेना कॉपी में कथन लिख के, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कुलाम बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 1 और 2 को कंबाइन कर दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको साफ कर देते हैं। एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक K होता है। K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K क्या होता है? जहाँ K होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। बस मारा मारी इस मात्रक की रहती है। इसका मात्रक क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। याद रखिए मात्रक बनाते हैं K का। किसी का भी मात्रक बनाना हो उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। K की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, निकालते हैं। K की वैल्यू R स्क्वायर को इधर ले जाओ, F गुणा R स्क्वायर, Q1 Q2 को नीचे लाओ बटे Q1 Q2। अब मात्रक देखिए, आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन, K का मात्रक बना रहा हूँ तो K का मात्रक न्यूटन आ गया ऊपर। पहले तो R स्क्वायर दूरी की स्क्वायर, मात्रक मीटर का स्क्वायर, क्या आ गया? मीटर का स्क्वायर। Q1 का भी कुलाम, Q2 का भी कुलाम, तो क्या हो गया? कुलाम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। रट्टा मार लीजिए इसका K की वैल्यू का। 12वीं क्लास में आपके पहले 8 चैप्टर जो हैं उनमें बार बार काम आएगा, फिर आपका लास्ट 15वां चैप्टर उसमें भी K काम आएगा। तो K कितना होता है बेटा? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। चलो दैट्स ऑल। ये जो F की वैल्यू आई है ये कुलाम का नियम है, इसको याद कर लीजिए। F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश हैं, K पता चल गया, R दोनों के बीच की दूरी है। अब देखिए K को और भी लिखते हैं। K होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या आ गया सर? हाँ, ये तो सर पता नहीं क्या ला रहे हो अब नई नई चीज़ें। ये क्या आ गया एप्सिलॉन 0? तो क्या है? आने दो अपने, क्या है अपने। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है K, याद रखना। एप्सिलॉन 0 क्या है? ये लो
बहुत काम आएगा। एप्सिलॉन 0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता और इसकी वैल्यू होती है, रट्टा मार लो, 8.8541 गुणा 10⁻⁻12। पलटी मरवा दो मात्रक की। क्यों? 4 पाई का कोई मात्रक नहीं है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं है, लेकिन k का मात्रक और एप्सिलॉन 0 का मात्रक उल्टा है, क्योंकि 1 बटे में जा रहा है। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक वो होगा जो k का मात्रक है उसका -1 इनवर्स। k का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, निकाला था, तो इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 होगी निर्वात की विद्युतशीलता। तो जितना काम आज करवाया है इतने काम को याद करना पड़ेगा बढ़िया से। स्पेशली आपको याद करना पड़ेगा एप्सिलॉन 0 का मान। विद्युतशीलता क्या चीज़ होती है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कूलाम के नियम के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इसका हम सदिश रूप पढ़ेंगे। तो आपका ये पूरा कूलाम के नियम का खाका खींच दिया आज हमने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। और दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करो, ताकि आने वाली अगली वीडियो जो है वो सबको फ़ायदा मिले। आप बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन साथ साथ क्या करे मिलता रहे। और दूसरी बात एक और बता दूं, 12वीं क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो इसको क्या करो, याद करना शुरू कर दो साथ साथ, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी कंपटीशन में चले जाइए ये चीज़ आनी ही आनी है कूलाम का नियम, तो बेहतरीन तरीके से करो इसको। कोई दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको भी ये वीडियो भेजो, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बहुत ही बेसिक है। और विद्युतशीलता जो शब्द आया है, ऐसे ही चुंबक में चुंबकशीलता आएगा, इसको पकड़ते जाना, छोटी छोटी चीज़ें। विद्युतशीलता क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। विद्युतशीलता क्या है, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, कोई बच्चा है शरारत कर रहा है क्लास में, ज़ोर से चपेड़ लगाया टीचर ने उसके, तो क्या हो गया, उसमें करंट आ गया, करंट आ गया, उसमें विद्युतशीलता आ गई। तो ये बेसिक है विद्युतशीलता का, इतना ध्यान रखो पहले विद्युतशीलता क्या है, बाकी डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।